तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हैकर्स, ये हमारा टॉपिक होगा। आज हम बात करेंगे हैकर्स कौन होते हैं, कितने टाइप के हैकर्स होते हैं, कितने टाइप के अटैक्स होते हैं। ओके। ओके सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हैकर आप सबको पता है, हैकर वो एक इंडिविजुअल होता है जो कि किसी भी पर्सन के डिवाइस को, उसके सिस्टम को या फिर उसके इंपॉर्टेंट फाइल्स को बिना किसी परमिशन के या फिर बिना किसी एक्सेस के उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर लेता है। उसको हम हैकर बोलते हैं। ठीक है ना, जी ये आप सर। सबको पता है। ठीक है ना। इसी तरीके से एक ठीक है। हैकर में और एक एथिकल हैकर में डिफरेंस क्या होता है? यही डिफरेंस होता है कि जो हैकर होता है वो बिना किसी परमिशन के अनऑथराइज तरीके से किसी के सिस्टम में, किसी के डिवाइस में एक्सेस ले लेता है। और जो एक एथिकल हैकर होता है उनके कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करते हैं तो हर कंपनी के, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। ठीक है, इसी काउंसिल का जब अगर आप पेपर देते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, सीईएच का सर्टिफिकेशन अगर आप देते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। और इस बार जब मैंने सीएच वर्जन 10 का एग्जामिनेशन दिया था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। उसमें बेसिकली एक सिनेरियो दिया गया था कि आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में गए हो, उस कंपनी में आपको एज अ पेन टेस्टर अपॉइंट करा गया है, उसकी वेबसाइट आपको दी गई है और उसमें कुछ बग्स आपको मिले हैं। तो क्या आप उसमें जो बग्स मिले हैं आपको, क्या आप उसमें से जो वर्नेबिलिटी निकाल के उसको फायदा उठाओगे उस वर्नेबिलिटी का और दिखाओगे अपने जो बॉस होगा उसको, या फिर कुछ उसमें आपको एमसीक्यू दिए गए थे कि आप इस ऐसा कुछ केस होता है तो उसमें आप क्या करोगे? तो बेसिकली इस सिनेरियो में हमें कोड ऑफ एथिक्स का फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर के, सीएच के, उनके जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो हमें उसमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे एक प्रोटोकॉल होता है ना, कहीं भी ऐसे हम जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से एक एथिकल हैकर के कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम एक एथिकल हैकर कहलाते हैं। वरना हम में और हैकर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, हैकिंग वो भी करते हैं, हैकिंग हम भी करते हैं, लेकिन हम एज अ परमिशन, हम एक परमिशन लेके करते हैं और ऑथराइज तरीके से करते हैं। लेकिन जो हैकर होता है बिना किसी परमिशन के उसको सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, तभी वो हैकर कहलाता है। ठीक है। जी सर। हैकर जो होता है उसको कल हमने बात करी थी, थोड़ा छोटा सा नॉलेज में कल हमने शेयर करा था हैकर के बारे में। आज हम डिटेल में उसके बारे में जान रहे हैं कि जो हैकर होता है वो एक्चुअल में कौन होता है। पहला तो हमने जान लिया वो अनऑथराइज तरीके से हैकिंग करता है। अब हैकर बनना कोई आसान इजी टास्क नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर इंटरेस्ट है हैकिंग में तो हैकर बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी नहीं है हैकर बनना। जो एक हैकर होता है उसका माइंडसेट हमें पहले समझना पड़ेगा। जो हैकर होता है, कंप्यूटर ही उसके लिए पूरी दुनिया होती है। ठीक है, वो अगर सुबह से शाम तक कुछ काम कर रहा है, सब में किस में कर रहा है, सब हर चीज वो कंप्यूटर में कर रहा है। एक हैकर को ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज होता है, नेटवर्किंग का नॉलेज होता है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है। ठीक है, इसी तरीके से उसको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होता है। तो एक हैकर को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। उसको हार्डवेयर से लेके साइबर सिक्योरिटी तक हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी सिस्टम, रेस्पबेरी पाई का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। सबने सुना है रेस्पबेरी पाई क्या है? नहीं नहीं सर। सर। रेस्पबेरी ओके, पाई तो सुना है। रेस्पबेरी, हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ सुना है रेस्पबेरी पाई। ओके, किसने सुना है? या पवन सुना है। पवन आपने सुना है, जयंत आपने भी सुना है? हाँ सर। ठीक है जयंत, थोड़ा बताओ इनको रेस्पबेरी पाई क्या होता है। It's small, medium like a PC, sir, which is very small in size. ठीक है। PC कर सकता है वो, सभी रास्पबेरी पाई भी कर सकता है। It's a small हम्म like a PC board. अच्छा पवन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ करेक्ट है, ये स्मॉल एक एज ए पीसी हम इसको यूज कर सकते हैं। और ठीक है। कई बार हम अपने नेटवर्क में इसको एज ए वर्चुअल हैकर को भी हम धोखा देने के लिए इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ओपन पोर्ट करके। ठीक है, अभी हाल एज ए ही में स्मॉल नासा पीसी। में एक हैकिंग हुई थी, सुना है किसी ने? नासा में भी अभी हाल ही में हुआ था कुछ, वहाँ पे कुछ शायद हैकिंग हुआ था। यस वहाँ पे यस। जो हैकिंग हुआ नहीं था, एग्जैक्ट मुझे नेम तो याद नहीं है, लेकिन जहाँ से नासा में ऐसा सेंटर है जहाँ पे स्पेस से कम्युनिकेशन होता है, उस जगह को पूरा हैक कर लिया था एक 2500 के रेस्पबेरी पाई ने, इंडियन रुपीज अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रेस्पबेरी, इसको नहीं, जिसने नहीं देखा मैं उसको दिखाता हूँ रेस्पबेरी पाई कैसा होता है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना? जी सर। ओके। यस। ठीक है, ये जो आप डिवाइस देख रहे हो ना, ये रेस्पबेरी पाई होता है। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं अभी सर। नहीं दिख रहा अभी। नहीं नहीं दिखाई सर। दे नहीं सर। रहा? किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा? नहीं वेट, नहीं थोड़ा सर। वेट करो। नो सर।
वेट अभी क्या ब्लैंक आ रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. आपका यही Hacker सर, and its type पीपीटी आ रहा है। हैकर एंड इट्स टाइप। हाँ सर। हेलो sir, PPT कर रहा है। वेट हैकर एंड Wait. इट्स टाइप स्लाइड है वो। वेट अब ठीक है? यस सर। अब दिखाई दे रहा है? हाँ यस करेक्ट। हाँ ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये जो डिवाइस होता है ना, ये हमारा रेस्पबेरी पाई कहलाता है। ठीक है, अभी रेस्पबेरी पाई का पाई 3 मॉडल है। अब इसमें आप देखोगे, इसमें यूएसबी पोर्ट भी है, यूएसबी पोर्ट है, इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो रैम होता है ना, वो रैम किसमें, जैसे पहले मेमोरी कार्ड चलते थे ना, आजकल तो इनबिल्ट स्टोरेज बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, इसमें मेमोरी कार्ड टाइप के कार्ड लगाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये अगर खरीदना है तो 2 से 2,500 रुपए तक का कॉस्ट पड़ता है इसका स्टार्टिंग, तो वो आप इसको खरीद सकते हैं। इसको जनरली प्रोग्रामर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली क्या करना पड़ता है, जैसे आपने कोई टीएफटी होता है ना, टीएफटी में एचडीएमआई होती है, वीजीए होता है, उस टाइप की केबल्स लगती हैं, इतना तो पता होगा आप लोगों को। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, तो जी सर। उस तरह का क्या होता है, इसमें भी पोर्ट दिए जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली आप इसको अपने जो टीएफटी मॉनिटर होता है या फिर जो एलईडी एलसीडी होता है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली प्रोग्रामर ज्यादा यूज करते हैं, और जो हैकर्स होते हैं हैकिंग करने के लिए इसका भी ज्यादातर इस्तेमाल कर जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल होता है, आप लोग कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत ही छोटा होता है साइज में। ठीक है, अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये इतना छोटा है साइज में। ठीक है, बहुत छोटा आते हैं, अलग अलग मॉडल होते हैं इसके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 3,190 रुपए इन इंडियन रुपीज। ठीक है, तो दास ये बाय कर सकते हो आप, आपके सिस्टम से सही चलेगा ये। जी सर। जोक्स अपार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हैकर क्या होता है, जिसको सब नॉलेज होता है, उसको हार्डवेयर का नॉलेज होता है, उसको पता है कि कौन सा मदरबोर्ड है, क्या फॉर्म फैक्टर रहेगा मदरबोर्ड का, इस मदरबोर्ड में जो लेंस होती हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करती हैं, और कितना स्पीड इसमें बेसिकली बनेगा। इसी तरह से उसको नेटवर्क का नॉलेज होगा। ठीक है, नेटवर्क में कल हमने ओएसआई मॉडल की हम थोड़ा सा बात कर रहे थे कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको, जो ओएसआई मॉडल होता है, इट स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल हमें ये बताता है कि नेटवर्क में जो डेटा ट्रेवल कर रहा है, लाइक अगर आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप से अभी आप किसी को भी मैसेज कर रहे हो कहीं किसी दूसरे लोकेशन पे, तो आपके मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज गया, वो उस लोकेशन तक गया कैसे। ठीक है, या फिर अगर अभी हम स्काइप के थ्रू कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उसमें हम जो वीडियो कॉल हुआ है एक्चुअल में वो हो कैसे रहा है। ठीक है, फेसबुक को जो मैसेज भेज रहे हो कैसे एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो नेटवर्क का पूरा बेसिकली नेटवर्क काम कैसे करता है, नेटवर्क में जो डेटा होता है कैसे ट्रैवल कराते हैं, वो हमें ओएसआई मॉडल बताता है। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, इसके अलग अलग लेयर होती हैं, लाइक एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इस तरह से अलग अलग लेयर बनती रहती है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, और जो भी रियल वर्ल्ड का नेटवर्क मॉडल है, सजदा वो कौन सा मॉडल है, अभी जो ओएसआई मॉडल हुआ ये तो रेफरेंस मॉडल हुआ, एक टीचिंग मॉडल है जो कि बताता है कि इस तरह से काम करता है, नेटवर्क में डेटा फ्लो कर इस तरह से फ्लो करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कौन सा काम करता है, कौन सा मॉडल काम करता है? टीसीपी। सॉरी, टीसीपी। टीसीपी, सिर्फ टीसीपी? TCP/IP। बिल्कुल, टीसीपी/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो रियल वर्ल्ड में आपका इंटरनेट मॉडल काम कर रहा है, यानी कि जिस मॉडल के बिहाफ पे पूरा इंटरनेट चल रहा है, पूरा इंटरनेट का मैसेजेस, पूरा डेटाग्राम इधर से उधर मूव कर रहे हैं, वो होता है टीसीपी/IP। लेकिन अभी जो अगर आप सीखने के पर्पज से बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि रेफरेंस मॉडल, यानी कि वो मॉडल जिसको आपको पढ़ के ये पता चलेगा कि नेटवर्क में जो डेटा ट्रेवल कर रहा है। अगर आप बैंक अकाउंट, कभी आपने ऐसा देखा होगा, आप कई बार बैंक की वेबसाइट जब खोलते हैं, ठीक है, बैंक की वेबसाइट तो कई आपने खोली होंगी ना, कई बार नेट बैंकिंग करी होगी या किसी को पेमेंट ट्रांसफर करा होगा, ऐसा तो सब लोगों ने करा होगा कभी ना कभी। हाँ सर। तो कई बार आपने देखा होगा वहाँ पे, कई बार अगर थोड़ा सा सेशन लेट होता है तो वहाँ पे एक पेज दिखाई देता है, सेशन टाइम आउट। हाँ सर। जी सर। होता है ना, तो वो कौन सी लेयर का काम होता है सजदा? लेयर का जो होता है ना, उसमें उसका क्या आप पता से भूल गया, क्या लेयर का जो होता है उसका? ऐसे भूल गया, ठीक से याद नहीं है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया ना अभी 7 लेयर होती हैं, इसी तरीके से एक लेयर होती है सेशन लेयर।
हाँ ठीक है, सर मैंने तो बोला था ना सेशन लेयर, आपने तो बोला गलत है। नहीं, मैंने गलत कहाँ बोला, मैंने तो पूछा था क्या क्या। ठीक है, तो सेशन लेयर का काम होता है। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशंस को बनाना और सेशंस को मेंटेन करना और सेशन को टेयर डाउन करना। जैसे कि आप बैंक की वेबसाइट पे गए, आपने कुछ देर वहां पे टाइम स्पेंड करा, अच्छे से बढ़िया करके आप ढूंढ रहे हो अपना सीवीवी कोड, इतने में क्या हुआ, जैसे ही उसको सीवीवी कोड डाला, एंटर मारा, वहां पे दिखाता है सेशन टाइम आउट। तो ये सब मेंटेन कौन करता है? ये मेंटेन करता है सेशन, जो सेशन लेयर होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती हैं सेशन लेयर का काम होता है। और आगे जाके पढ़ेंगे कि सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। ठीक है, अगर कोई सेशन चल रहा है या फॉर एग्जांपल आपके राउटर से आप अपने टेलनेट के बीच में कोई सेशन बना रहे हो, तो उसका हम हाईजैक कैसे कर सकते हैं, तो वो सब चीजें हम आगे के पार्ट में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि हैकर को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। उसको नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए, ओएसआई मॉडल का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एंड एथिकल हैकिंग में आपका 70% तो नेटवर्किंग ही है। अगर आपको नेटवर्क नहीं पता कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होता है, तो आप एथिकल हैकिंग पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको नेटवर्किंग का भी नॉलेज दे रहे हैं, साथ साथ आपको एथिकल हैकिंग का भी नॉलेज दे रहे हैं। तो जिसको नहीं पता नेटवर्किंग का बेसिक कैसे काम करता है, इसको नहीं पता नेटवर्क में ये नेटवर्क में जो डेटा फ्लो करता है वो कैसे करता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है, और इस तरीके से एआरपी क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में भी इसमें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उसमें अगर किसी को नहीं पता तो घबराइएगा मत, आज यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हैकर को हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए और आईपी एड्रेस का नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि कौन सी रेंज का आईपी है और वहाँ पे कौन से सबनेट चल रहा है। ठीक है, आईपी की कुछ क्लासेस होती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, सबको पता है? हेलो, हाँ सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल पता है आप लोगों को? हाँ सर पता है। तो हाँ बोलो ना। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है एक एड्रेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस होता है जिसकी मदद से मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं। उसकी कुछ क्लासेस होती हैं, क्लास ए बी सी डी ई। ठीक है, अब उन क्लासेस में से भी कुछ क्लासेस रिजर्व रखी गई हैं जो कि डी और ई है, और बाकी ए बी और सी में हम काम करते हैं। अब उसके अंदर भी कुछ रेंज होती है, एक प्राइवेट रेंज होती है, एक पब्लिक रेंज होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए एक हैकर को। अगर आप एथिकल हैकर बन रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि आईपी एड्रेस क्या है, उसकी कितनी रेंज है, कितनी क्लासेस हैं, कितने टाइप हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं, आपकी नॉलेज होना चाहिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, क्योंकि ऐसा नहीं है आप एथिकल हैकर बन गए और आप हमेशा विंडोज़ को ही हैक करोगे, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर। अच्छा, अभी आपको शायद अभी तक गूगल के स्क्रीन दिख रहे हैं? हाँ सर। मुझे थोड़ा सा बताओ ना, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। रुको, मैं यहाँ पे वापस से शेयर करता हूँ। अब ठीक है? हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? हेलो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में सर। हाँ ठीक है, उनको आप लोगों का बाकियों का ध्यान नहीं है शायद क्लास में। नहीं सर, ऐसे नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है सिर्फ जयंती सुन रहे हैं। तो बाकी का क्या है, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एथिकल हैकर बन गए, हैकर आप बन रहे हो, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा आपको विंडोज का ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा हैक करने को। हो सकता है जिस नेटवर्क को आप एक्सेस करना चाह रहे हो अनऑथराइज तरीके से, या फिर अगर आप ऑथराइज तरीके से भी जिस नेटवर्क को हैक करना चाह रहे हो, किसी कंपनी में गए, अब कंपनी में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, फिर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है। अब ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में जब पेन टेस्टिंग पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि बॉक्सिंग क्या होती है। ठीक है, अब आप किसी कंपनी में गए, आपने वहाँ पे देखा कि कंपनी के ओनर ने आपको बोला कि आप ये क्या करो, आप हमारे जो सिस्टम्स है, हमारे नेटवर्क के, हमारे ऑफिस के, उसको हैक करो। अब जरूरी तो नहीं है वहाँ पे विंडोज ही चल रहा हो सकता है वहाँ पे आपको लिनक्स मिल जाए चलाने के लिए, है ना, वहाँ पे लिनक्स के सारा सिस्टम। तो इस तरह से आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। आपको विंडोज का भी नॉलेज होना चाहिए कि विंडोज में बेसिकली काम कैसे कर जाता है, कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होती है। विंडोज में अगर कोई पासवर्ड की फाइल है, जैसे विंडोज का जब आप लॉगिन करते हो, आप वहाँ पे एक पासवर्ड मांगते हैं ना, यूजर नेम पासवर्ड। तो अगर आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो तो वो फाइल कहाँ पे जाके स्टोर होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं काली लिनक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर अगर मैं कोई दूसरी लिनक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट, अलग अलग लिनक्स होता है, तो उनमें जो फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती है। यानी कि आपको बेसिक फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्क कैसे कर रहा है।
ठीक है। इस तरह से आपको मैक पता होना चाहिए कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। जरूरी नहीं है आपको पूरा फुल फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि अगर विंडोज है तो आपको ए टू जेड सब पता होना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक फंक्शनैलिटी तो पता होनी चाहिए कि इसमें जो ड्राइव्स हैं वो कैसे क्रिएट करी जाती हैं, कहाँ पे ड्राइव्स होती है, कहाँ पे आपकी सिस्टम की फाइल्स रहती हैं, कहाँ पे रूट फाइल्स रहती हैं अगर हम लिनक्स की बात करते हैं तो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर विंडोज सिस्टम 32 है तो उसमें कौन सी फाइल्स रहती हैं, प्रोग्राम फाइल्स में कौन सी फाइल्स रहती हैं, तो इन सब चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कुल मिलाकर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए अगर आप हैकर बन रहे हैं तो, या फिर आप एथिकल हैकर के लिए ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि हैकर और एथिकल हैकर में डिफरेंस क्या है वो हम पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। फिर बात आती है प्रोग्रामिंग की। अब प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप एथिकल हैकिंग में एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है अच्छा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो भी आप एथिकल हैकर से स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है इस पे, मेरा मानना इसमें अलग क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप एथिकल हैकर स्टार्ट कर सकते हो। कई ऐसी रेपो आपको मिल जाती है, रेपोजिटरी आपको मिल जाती है जहाँ पे आप जो पहले से टूल्स किसी ने बनाए हुए हैं लैंग्वेज का यूज करके वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हो दूसरों के टूल्स इस्तेमाल करके, ठीक है, तब तक आपका जो फाउंडेशन नॉलेज होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। हालांकि जब आप बात करते हो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपको अपना करियर थोड़ा और हाई लेवल पे ले जाना पड़ता है, तब आपको जरूरत पड़ती है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए लाइक पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट सीखिए, उसमें आप टूल्स बनाना सीखिए कि इसमें टूल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता कि आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए वरना आप हैकिंग नहीं सीख सकते हो। आप हैकिंग सीख सकते हो, लेकिन बाद में अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाह रहे हो, किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो या फिर आप पेन टेस्टिंग करते हो या फिर व्हाटएवर जो भी आप करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन के लिए, तब आपको जरूरत पड़ती है कि आप लैंग्वेज सीखिए। क्यों? क्योंकि आपको उसमें टूल्स बनाने पड़ेंगे, इसीलिए लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है। एज अ स्टार्टिंग में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बिगिनर हैं, तो हम बिना लैंग्वेज के भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाद में अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, एथिकल हैकिंग पर डाटा स्ट्रक्चर जरूरी है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? डेटा क्या? डाटा स्ट्रक्चर जरूरी है। सर वही पूछ रहे हो, जरूरी है क्या? नहीं, देखिए, जो भी चीजें है ना, जैसे आप डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या फिर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे आपको जरूरत नहीं होती इन चीजों की, ठीक है। स्टार्टिंग नहीं, बाद में हाँ, बाद में हाँ, अगर आप, क्योंकि बाद में देखो, और आपको हर चीज का पता होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए आपको। आईटी में तो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, आईटी और इन्फोसेक में दोनों में आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए हर चीज में, क्योंकि देखो जो वर्नरेबिलिटीज होती हैं वो किसी भी चीज में ढूंढी जा सकती हैं, चाहे वो आईओटी हो, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, और जितना भी एआई एमएल आ रहा है, अब क्या उसमें कोई वर्नरेबिलिटी नहीं होगी? क्या हम उसको हैक नहीं कर सकते हैं? तो जरूर होगा, बिल्कुल होगा ना। जितनी भी चीजें आ जाएं मार्केट में, हर चीज का स्कोप खत्म हो जाएगा। अगर एआई आ गया, ठीक है, तो बाकी की जो चीजें चल रही है लाइक नेटवर्क में, अभी जैसे नेटवर्क इंजीनियर्स का काम होता है, ठीक है, अभी उनको मैनुअली सब करना पड़ता है। अगर राउटर्स पे काम कर रहे हैं तो राउटिंग टेबल उनको बनानी, मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना राउटिंग टेबल, ठीक है। और जितनी भी चीजें होती हैं, आजकल आप देखोगे सीसीएनए का नया वर्जन है, उसमें ऑटोमेशन आ गया, ठीक है। पवन, शायद आपको पता होगा, आप तो नेटवर्क सपोर्ट में है। नेटवर्क में भी और सर्वर पे ज्यादा एक्चुअली मेरा, Hello? हाँ, बट आ गया सिस्को में ऑटोमेशन, हाँ, उसमें ऑटोमेशन आ गया ना। इसी तरीके से धीरे धीरे हर चीज में ऑटोमेशन आ रहा है, एम आई राइट? हेलो, डेफिनेटली, हाँ, यस, हाँ, ठीक है। तो हर चीज में क्या होता है, ये एआई हर चीज की जगह ले लेगा, लेकिन क्या वो साइबर सिक्योरिटी की जगह ले पाएगा? एक बार आप अपने माइंड से सोच के देखिएगा, अगर एआई आ गया या मशीन लर्निंग हो गया, हर चीज ऑटोमेशन हो गई, क्या उसमें वल्नरेबिलिटी निकलना कभी खत्म होगा? नहीं सर, खत्म नहीं होगा, और ज्यादा हो जाएगा। आईओटी डिवाइस में सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी पाई जाती है, आईओटी डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जानते हैं आप आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ, हेलो, नो सर। नाम आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, आप इसको एक लेमन भाषा में समझिए। मैं कोई भी एक ऐसा डिवाइस बनाता हूं जो कि आपके घर पे है, और वो डिवाइस आपके घर से ही इंटरनेट के थ्रू वर्क कर पा रहा है। हेलो, यस, हाँ सर, आपने स्मार्ट एसीज देखे? स्मार्ट एसी, स्मार्ट एसी है, हाँ, कैमरा है, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी होते हैं ना, आप बंदा अपने ऑफिस में है और ऑफिस से बैठ के अपने घर का एसी बंद कर देता है वो, करेक्ट,
ठीक है ना, वो क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जी है, सर। ठीक है ना। ऐसी जो चीजें होती हैं सबसे ज्यादा हैकेबल है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऐसा कोई कोडिंग ही नहीं करा गया है जो वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे पाए। सबसे ज्यादा वर्नेबिलिटी जिसमें पाई जा रही हैं अभी तक वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो आईओटी पे करिए, ठीक है। क्योंकि इजीली उनका फर्मवेयर वगैरह भी अपडेट नहीं होता है ना। हाँ, IoT उसमें जो बिल्कुल अभी क्या है, बहुत ज्यादा वर्नेबिलिटी उसमें पाई जा रही है, तो आईआईटी तो बहुत ही ज्यादा लेस सिक्योर है, ठीक है। इस तरह से जितनी भी नई नई चीजें आ जाए, कभी भी साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप है वो डाउन नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर ही जाएगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जितने भी डिजिटल होगा, जैसे हम बात कर रहे थे फर्स्ट डे पे कि जितने क्राइम बढ़ेंगे तो उतना तो भाई जो डिजिटल का जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा जो साइबर स्पेस है, यानी कि जो साइबर वर्ल्ड होगा साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए, वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या हैकर जी क्या सर। हुआ है, हैकर के लिए हर चीज क्या है, उसके लिए खाना पीना सोना हवा सब क्या है, एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। उसको हर चीज क्या है, कंप्यूटर है, बिल्कुल। तो तभी वो एक सक्सेसफुल हैकर बन पाता है। एक हैकर को पकड़ने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का टैगलाइन है, टू बीट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक अ हैकर, ठीक है। ये समझे आप इस लाइन को। हाँ सर। हैकर को पकड़ने के लिए हैकर की तरह ही सोचना पड़ेगा, जैसे एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस चोर की तरह सोचती है, इस तरह से हैकर को पकड़ने के लिए आपको हैकर की तरह ही सोचना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके नेटवर्क में अटैक हुआ, अब आपको इस तरह से नहीं सोचना मैं इसको किस तरह से मैं बचा लेता हूँ या फिर मैं कैसे इसको बचा सकता था। आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो नेटवर्क में मेरे अटैक हुआ है कि एक्चुअल में हुआ कैसे। अगर मैं ऐसा हैकर समझू खुद को, अगर मैं एक हैकर होता और मुझे इस नेटवर्क में अटैक करना होता तो मैं कैसे अटैक करता। आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। मैं पहले क्या करता, वर्नेबिलिटी ढूंढता, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चलो अटैक हो गया तो हो गया, आपने एक बार उसको रोक दिया, लेकिन बाद के लिए आपको प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे ना। अगर सेम अटैक बाद में फिर हो गया तो उसके लिए प्रॉपर टीम बनाई जाती है, ठीक है। रेड टीम ब्लू टीम करके कंपनीज में होता है। तो क्या करते हैं, पूरा जो भी अटैक होता है उसको प्रॉपर एनालाइज करते हैं, उसमें वर्नेबिलिटी निकालते हैं, ऐसा हैकर की तरह सोचते हैं कि इसने अटैक करा कैसे होगा। तो उनको क्या होता है, इससे और ज्यादा वर्नेबिलिटीज मिल जाती है अपने नेटवर्क में। तो इसीलिए बोलते हैं टू बीट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक अ हैकर। ओके ओके सर। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल with excellent computer skills with the ability to break and explore into the computer's hardware and software and hardware. Okay सर। ओके सर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर्स के टाइप्स। तो कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज होती है आजकल। हाँ सर। कितने टाइप के होते हैं? ठीक मेनली 3 टाइप तो होता है और ऐसे भी होता है अलग। वैसे 5 टाइप होता है आई थिंक, लेकिन हम जनरली इनको 3 टाइप है, जो ब्लैक, ग्रे और व्हाइट हैकर। पहला हम बात करते हैं ब्लैक हैट्स की, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जो हमने बात करी थी, वो हैकर जो कि बिना किसी की परमिशन के किसी का भी सिस्टम हैक करके उसमें उसका जो हमारा विक्टिम होता है, ठीक है, उसमें नुकसान कर दे उसके सिस्टम का, या फिर उसमें उसके पासवर्ड चुरा लेते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं सिस्टम में वो चुरा लेते हैं उसके बिना किसी परमिशन के। सो ब्लैक हैट हैकर्स आर क्रिमिनल्स हु ब्रेक इनटू कंप्यूटर नेटवर्क्स विद मैलिशियस इंटेंट, ठीक है, एक गलत इंटेंशन से उसका सिस्टम हैक करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ब्लैक हैट होते हैं, ठीक है। और कई हैकर्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी खुशी के लिए हैकिंग करते हैं। कई लोगों को मजा आता है हैकिंग करने में, ठीक है, कि वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, बट उनको क्या होता है, जैसे आप बात करते हैं ना, किसी का सिस्टम हैक कर लिया और उसको खुशी होगी, अच्छा मैंने तो इसका सिस्टम हैक कर लिया, 2 लोग और बताएगा मैंने इसका सिस्टम हैक कर लिया, लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो कई लोग अपनी खुशी से हैकिंग करते हैं, कुछ पैसों के लिए हैकिंग करते हैं, कुछ किसी से बदला लेने के लिए हैकिंग करते हैं। तो हर किसी का मोटिव अलग होता है। जब हमने बात करी थी ना कि जब हैकिंग अटैक होता है, एक हैकिंग अटैक के पीछे 3 मेन कारण होते हैं। दास, वो 3 कारण कौन से थे हैकिंग अटैक के पीछे? सर मोटिव, वल्नरेबिलिटी एंड मेथड। मोटिव, वल्नरेबिलिटी एंड मेथड। बिल्कुल। पहला मोटिव होता है, क्या मोटिव है बेसिकली उसका। दूसरा है वल्नरेबिलिटी, यानी कि कौन सी वल्नरेबिलिटी ढूंढ के वो उस पर अटैक करेगा। तीसरा है मेथड, कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग मेथड्स होते हैं हैकिंग के, तो वो कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सेकंड आता है व्हाइट हैट्स।
सो व्हाइट हैट्स वो हैकर होते हैं जिनको जनरली हम कंपनीज में अपॉइंट करते हैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, जो कि कंपनीज में क्या करते हैं, जो उनकी वेबसाइट्स होती है, जो उनका नेटवर्क होता है, उसमें वीएपीटी करते हैं। वीएपीटी समझते हैं आप लोग? नो सर। VAPT stand for vulnerability vulnerability assessment and penetration testing। अब VAPT का एक डेडिकेट टॉपिक इसमें है, तो उसके बारे में डिटेल में तब बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें पहले एक vulnerability निकालते हैं, देन पूरी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी ये नहीं कि हम गए और उसमें टेस्टिंग करना स्टार्ट हो गया, उसमें भी आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक कहीं पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो कई बार आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है अपने नेटवर्क के बारे में, ठीक है। किसी भी कंपनी में एज अ सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एज अ पेन टेस्टर जब आप अपॉइंट होते हैं तो आपको अलग अलग टास्क देते हैं उस कंपनी के जो सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं या फिर जो उनके सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। आपको अपॉइंट करने से पहले वो इंटरव्यू जैसे नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता, कई कंपनीज में इस तरह से आपको बता दिया जाता है कि ये हमारे कंपनी का लेआउट है, ये नेटवर्क है, ये आईपी रेंज है, सब बता देते हैं। तो पूरा आपको क्या करना पड़ता है, उनकी कंपनी के नेटवर्क में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी निकाल के उनको दिखाना पड़ता है, देन ही आप अपॉइंट होते हैं। वो होता है व्हाइट बॉक्स, ठीक है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और एक होता है ग्रे बॉक्स, जिसमें जितनी जरूरी होती है सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती। देन आपको जज करा जाता है कि आप हैक कर पाते हो नहीं हैक कर पाते। तीसरा होता है ब्लैक बॉक्स, जिसमें आपको जीरो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप गए, आपने कहा ठीक है, आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, वो आपको बताया कि ये नेटवर्क है, हैक करके दिखाओ, ठीक है, वो होता है ब्लैक बॉक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो व्हाइट हैट्स वो हैट्स होते हैं जो बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अपॉइंट करे जाते हैं कंपनीज में, ठीक है। जी सर। जी सर। अब आते हैं ग्रे हैट। अब ग्रे हैट जो जनरली वो लोग होते हैं जो कि कई बार ब्लैक हैट की तरह काम करते हैं, कई बार व्हाइट हैट की तरह काम करते हैं, जो कि मिक्स होते हैं। जैसे ब्लैक और व्हाइट को जब मिक्स करते हैं तो ग्रे कलर बनता है ना। तो जो ग्रे हैट वो हैकर्स होते हैं जो बेसिकली कई वो पैसों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे अ ग्रे हैट इज अ कंप्यूटर हैकर or computer security expert who may sometimes violate laws or typically ethical standards but does not have the malicious intent typically of a black hat hackers। ठीक है, वो क्या करते हैं, ब्लैक हैट हैकर की तरह भी नहीं है कि बिना किसी परमिशन के सिस्टम को हैक करा और बिल्कुल सिस्टम को नस्ते नाबूद कर दिया, ठीक है। या फिर बिल्कुल व्हाइट हैट की तरह भी नहीं है कि वो एज अ पेन टेस्टर किसी कंपनी में अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। उनका क्या है, मिक्स होते हैं, वो ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट का मिक्सचर होते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रे हैट, ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सिस्टम को हैक करते हैं। सुसाइड हैकर जैसे नाम से पता चल रहा है, वो हैकर जो हैकिंग करते हैं किसी पर्पस से, और उनको जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई चोरी करता है, कोई इसने कुछ मर्डर कर दिया, तो डर होता है कि अच्छा हमें पुलिस पकड़ लेगी, हमें ये हो जाएगा। लेकिन जो सुसाइडल हैकर्स होते हैं, इनको कोई डर नहीं होता किसी भी सजा का। ये हैकिंग करते ही इसलिए हैं, जैसे हम आतंकवादी होते हैं ना, वो अटैक करते हैं लेकिन उनको डर नहीं होता मारे जाने का। इसी तरीके से सुसाइड हैकर्स भी होते हैं, इनको डर नहीं होता। सुसाइड हैकर्स आर दोस्त हु हैक फॉर सम पर्पस एंड इवन डोंट बॉदर टू सफर लॉन्ग टाइम जेल ड्यू टू देयर एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो आतंकवादी होते हैं उनको भी किसी का डर थोड़ी होता है जब वो अटैक करते हैं, तो नहीं सर। है ना। अब आता है स्क्रिप्ट किडीज। तो जनरली आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं मार्केट में स्क्रिप्ट किडीज, जो आपने देखे होंगे कोर्स जो मिलते हैं 500 रुपए के ना आजकल, ठीक है, कई लोग बेच रहे हैं 500 रुपए कोर्स। जनरली वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में भरा हाँ यूट्यूब में भरा है, फेसबुक हैक करो, इंस्टा हैक करो। हाँ बिल्कुल। अब वो जनरली बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो टूल्स होते हैं ना, ऐसे कुछ टूल्स बना देते हैं वो कि इससे ये हो जाता है। काली में भी आपको ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टूल्स मिल जाएंगे जिससे सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है। बट अगर इतना ही आसान होता किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर देना, क्या उसको 500 रुपए में बेचता, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, कुछ टूल्स बनाते हैं और इस तरह से बता देते हैं कि ईमेल हैकिंग सिखाएंगे, एंड्रॉइड हैकिंग सिखाएंगे, व्हाट्सएप हैकिंग, फेसबुक हैकिंग सिखाएंगे, बच्चा उससे अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ टूल्स बनाते हैं प्री डिफाइंड, ठीक है, वो उसका पूरा डिफाइन कर देंगे कि भाई ये इस तरह से काम करेगा। वो प्रॉपर्ली आपको दिखाएंगे खोल के, देखो फॉर एग्जांपल ये एक तरह का पेज है फेसबुक का, अब इसमें आप इसके सोर्स कोड में ऐसा चेंज कर देंगे, तब आपका जैसे वो बंदा आईडी में अपना पासवर्ड ईमेल डालेगा, अब उसका ईमेल आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाएगा।
तो वो जो टूल्स बनाए जाते हैं और वो लोग जो उनको डाउनलोड कर लेते हैं वो स्क्रिप्ट किडीज कहलाते हैं, जिनको नॉलेज कुछ नहीं है कि वो टूल्स किस चीज का टूल है, उससे अगर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया तो उससे क्या होगा, फायदा होगा क्या नुकसान होगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। उनको बस ये दिखता है अच्छा इसको मैं इस तरह से बना लूं, इसको डाउनलोड कर लूं, इसको इस तरह से मैं उसको बिल्कुल जो विक्टिम है उसके बाद भेज दूं, वो लिंक खोलेगा और उसका आईडी हैक हो जाएगा। तो इस तरह का जो थिंकिंग रखते हैं या जो टूल्स को डाउनलोड करते हैं, जो आपको वेब पे हजारों ऐसी साइट्स मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे कि ये टूल्स डाउनलोड करो इससे ये हो जाएगा, और सबसे ज्यादा मतलब आप ये लगाइए 70 to 80% जो साइट्स हैं उसमें जो टूल्स रहते हैं किसी भी वेबसाइट को हैक करने के, किसी भी सोशल मीडिया को अकाउंट को हैक करने के लिए, वो खुद ही जो टूल्स होते हैं उसमें खुद ही मालवेयर होता है। अब जो भी बंदा है इसको नहीं पता कि इससे डाउनलोड करने से एक्चुअल में होगा क्या, वो तो डाउनलोड करेगा किसी और का अकाउंट हैक करने के लिए, लेकिन जैसे वो डाउनलोड करेगा उसका खुद के अकाउंट, उसके खुद का सिस्टम हैक हो जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज। एन अनस्किल्ड हैकर who compromises system by running scripts, tools and software developed by real hackers। ठीक है, समझ गए आप स्क्रिप्ट किडीज किसको बोलते हैं? जी सर। ओके, आप में से तो कोई नहीं है स्क्रिप्ट किडीज? नहीं सर। मुझे लगता है सजदा ने कभी ट्राई किया है। नहीं सर, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। अच्छा, नहीं किया? सीरियस, कभी भी नहीं। अच्छा, करना चाहोगे तो कर लेना, एक वेबसाइट का लिंक दूंगा, वो बहुत सारे टूल्स देते हैं। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। मैं तो सीख के करूंगी बाबा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब होते हैं साइबर टेररिस्ट। अभी हम टेररिस्ट की बात करें तो अब आते हैं साइबर टेररिस्ट। ठीक है, साइबर टेररिज्म इज द यूज ऑफ द इंटरनेट टू कंडक्ट वायलेंट एक्ट्स that result in or threaten loss of life or significant bodily harm in order to achieve potential or ideological gains through threat or intimidation। जैसे हम अभी आतंकवादियों की बात कर रहे थे, वो क्या करते हैं, जैसे कश्मीर में बहुत हो रहा है, होता था, अभी तो बहुत कम हो गया लेकिन होता है। लेकिन जैसे कश्मीर में होता था ना, वो क्या करते थे, पूरे लोग बाहर निकलते थे, किसी उनका कुछ पर्पस होता था कि यहाँ पे हमारी ये मांगे पूरी करो वरना ऐसा कर देंगे, होता था ना? हाँ सर। होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल। हाँ सर। इसी तरीके से साइबर टेररिस्ट क्या होते हैं, वो भी काम सेम करते हैं, यही डराने धमकाने का, मार देंगे ये कर देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं डिजिटल वे में कि अभी तुम्हारा ये चीज वायरल कर देंगे, किसी को ब्लैकमेल करना, साइबर बुलिंग करना, ठीक है, उनको डराना कि अगर ये नहीं करा तो तुम्हारे को जान से मार देंगे। डार्क वेब में बहुत ज्यादा होता है। डार्क वेब सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। डार्क वेब के ऊपर एक वर्कशॉप लाने वाला हूँ जल्द ही, जो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा शायद नहीं, आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं बताऊंगा किस तरह से उसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि कई बार ये चीजें ना बता देना और बाद में अपने आप फंसने वाली बात होती है कि बोल देंगे हाँ इन्होंने बताया था, ये इन्होंने बताया था कैसे करना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग ना? ऐसा हो चुका है हमारे साथ, एक बार हम फंस चुके हैं पहले इस केस में। हम किसी की मदद के लिए हमने पूरी चीजें बताई थी, उसने बोला कि ऐसे हैक हो गया कैसे करना है, हमने बताया कि ये प्रिकॉशंस हैं, आप इस तरह से करिए तो ये चीजें हो जाएंगी। अब उल्टा उसने हम पे केस कर दिया, उसने कहा कि हाँ कि तुमने मेरा अकाउंट हैक किया है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही की बात है। कोई रिपोर्टर था, वो अभी है, मतलब उसका पूरा चैनल चलता है, न्यूज़ चैनल, लुधियाना का है। तो उसका एक दिन मेरे पे फ़ोन आता है, उसने कहा कि मेरा नेटवर्क हैक कर लिया सर, मेरा नेटवर्क हैक कर लिया, अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई की लॉगर का इस्तेमाल कर लो, अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर लो, अगर उसने की लॉगर इंस्टॉल करा होगा तो की का तो दिक्कत है आपको, ऑन स्क्रीन से हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे बताता गया, तो मैंने उसको सब बता दिया, मैंने किस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे होगा। उसने कहा मेरा आईडी हैक कर लिया, मैंने कहा अच्छा ऐसे करो ऐसे करो। और बाद में कुछ टाइम बाद रात को 3 बजे उसका मेरे फ़ोन आता है। मैंने कहा 3 बजे किसका फ़ोन आया? तो बोलता है कि तू नहीं बचेगा, तेरे पीछे मैंने पुलिस लगा दी। मैंने कहा मैं नहीं बचूंगा, मेरे पीछे पुलिस लगा दी। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई है? तो कहते हैं अब बाकी 7 लोग पकड़े गए हैकर सब, तू भी हैकर है, तू कोई पकड़ा जाएगा। मैंने कहा अरे क्या हो गया भाई?
तो वो ऐसे इसलिए अब मैं हमारी टीम को डेली मैसेज आता है कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, जीमेल का अकाउंट हैक हो गया है, कुछ कर दो, हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे ले लो, ये कर दो, वो कर दो। तो अब इसीलिए मैं अब थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन चीज़ों से, मैं नहीं किसी को बताता हूँ। बोलते हैं भाई हमें आता ही नहीं है, ठीक है, हमें तो नहीं आती ये सब चीज़ें, किसी और के पास जाओ, ठीक है। बल्कि कई लोग तो पैसे देने को तैयार हैं, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, ठीक है। तो ऐसे लोग बाद में जाके साइबर टेररिस्ट बन जाते हैं, जो मेरे ऐसे भोले लोगों को बिल्कुल डरा देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो राहुल आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह या ये सब करते हैं वीएपीटी? नहीं, अभी हमने प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में नहीं गया हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या अभी स्टार्टिंग से ही मैं ट्रेनर का ही प्रोफाइल मैंने चूज करा था। एंड बाद में पर मैंने आईटी में मैंने काम किया है एज अ नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर। स्टार्टिंग मैंने डेस्कटॉप इंजीनियर से करा था, बट नेटवर्क इंजीनियर तक जब तक गया, देन फिर फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग इतनी आने लगी तो फिर छोड़ दिया वो डोमेन। वरना मेरा इच्छा जो थी, वो जाने की इच्छा थी, मैं मन था मेरे को बैंगलोर जाऊं मैं जॉब के लिए। जयंत आप बैंगलोर से है सब ना? नकली करेंगे हाँ, तो सर। ठीक है। हाँ, वहाँ पे तो अच्छा स्कोप है ना इस चीज का। हाँ सर, ज़्यादा है, इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। साइबर हब है वो इंडिया का। हाँ, हाँ सर, ये IT है बैंगलोर और हैदराबाद ग्रो हो रहा है सर। हैदराबाद में भी हाल ही में ऐसा न्यूज कहीं देखा था कि अमेजोन का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना है ग्लोबली। हाँ सर, वो भी बन रहा है। बन रहा है या बन गया है? बन रहा है। अभी अच्छा। हो गया होगा सर। और अच्छा अच्छा आईफोन ने भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हैदराबाद। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे 2 जगह तो मुझे आना है विजिट करना, एक हैदराबाद और एक बैंगलोर। और पुणे भी अच्छा है सर। पुणे? हाँ सर। ओके। कभी जॉब का अगर मेरा ऐसा मन हुआ कि अभी कंपनी थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ करती है तो मैं इसको हैंड ओवर करके मैं आऊँगा बैंगलोर, तो जयंत के साथ ही जॉब करूँगा वहाँ पे। सो इज इट ओके जयंत? हाँ सर, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो मेरे लिए कोई वैकेंसी देख लेना वहाँ हाँ सर। पे। ठीक है। तो साइबर टेररिस्ट समझ गए आप लोग क्या होता है? जी सर। जी सर। अब होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ठीक है। वो भाई लोग जिनको वसूली के लिए बुलाया जाता है, भाई लोग ये पैसे नहीं दे रहे हैं, इनसे वसूली करवाओ। तो लेमन भाषा में ये बोलते हैं इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। यूएसए में बहुत होता है ये। स्टक नेक्स्ट। हम्म। ठीक है, यूएसए रशिया में काफी होता है। इंडिया में तो अभी इतना ज्यादा साइबर का हाइप नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे भी कई हैं, जैसे कि साकेत मोदी जी हैं, ठीक है। इंडिया का जो गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें हैं, लाइक भीम यूपीआई, वो सब साकेत मोदी देखते हैं। साकेत मोदी के बारे में सुना है आपने? नाम सुना है बट नहीं सर। जयंत आपने सुना है? हेलो जयंत। हाँ सर। हाँ, सुना है आपने साकेत मोदी के बारे में? नहीं सर। तो जितना भीम यूपीआई का जो सिक्योरिटी है ना, वो उन्हीं की कंपनी देखती है। लुसिडियस नाम है आई थिंक उनकी कंपनी का। तो वही लोग देखते हैं पूरा इनका सिक्योरिटी। तो इस तरह से अलग अलग सिटीज में होता है, स्टेट्स में होते हैं, कंट्रीज में होते हैं। अगर कुछ भी ऐसा कुछ चीज होता है, लाइक हैकिंग अगर होती है कहीं पे, तो वो स्पॉन्सर करते हैं उन हैकर्स को, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर किसी मिशन को पूरा करने के लिए, आपको किसी पर्टिकुलर किसी टास्क को पूरा करने के लिए, तो उनको बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू पेनिट्रेट एंड गेन टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड टू डैमेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ अदर गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे अमेरिका और रशिया, ठीक है। हैकर स्पॉन्सर, जैसे चाइना भी आजकल बहुत कर रहा था, बीच में न्यूज आया था। हैकर्स अपॉइंट, उन्होंने, उनका तो क्या पूरा हैकर का आर्मी है। तो हैकर्स अपॉइंट इसलिए करते हैं ताकि दूसरी कंट्री का इंफॉर्मेशन चुरा सके। जैसे यूएस अटैक ऑन ईरान, बिल्कुल बिल्कुल। न्यूक्लियर प्रोग्राम इन हम्म 2010। हम्म, हम्म। तो वो कहलाता है स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, ठीक है। ठीक है। जी सर। हेलो। हाँ सर। अब है हैक्टिविस्ट। एनोनिमस ग्रुप का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाँ सर, हम हाँ सर। थोड़ा बताओ मुझे, क्योंकि मैंने नहीं सुना। थोड़ा बताओ मुझे क्या क्या काम करते हैं एनोनिमस? सर वो पूरा पॉलिटिकल सभी व्यूज रिव्यूज होता है ना सर, वो पोस्ट करता है। अच्छा, ये एनोनिमस की जो बनने की शुरुआत हुई थी ना, ये कहाँ से हुई थी? किसी को पता है? ये जो एनोनिमस पूरा ग्रुप है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? नहीं सर, पता नहीं। इसका स्टोरी पढ़ना, आपको पता है क्या?
नो सर। इसका आप खुद से रिसर्च करना और इसका स्टोरी पढ़ना कि जो एनोनिमस ग्रुप है, आज वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड इसको जानता है इस ग्रुप को, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग हुई है बहुत ही भयंकर स्टार्टिंग हुई है इसकी, मतलब बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग है इसकी। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सही स्टार्ट, जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है सही रीजन की वजह से स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपके ऊपर इस रिसर्च छोड़ता हूँ कि आपको रिसर्च करना है। इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि मुझे स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे एक बात बोलनी थी लेकिन मैंने भूल गया। तो डेली आप लोग क्या करेंगे, आप में से 4 लोग हैं अभी हम, ठीक है। अभी जैसे जयंत हैं, दास हैं, सजदा हैं, पवन हैं, ठीक है, एंड अभिनव है। अभिनव आज आप हैं क्लास में, चले गए? यस सर। अवेलेबल है ना आप? तो आप लोग क्या करेंगे, डेली यस सर। कोई भी एक साइबर अटैक का न्यूज़ डेली रिसर्च करेंगे, उसमें कौन सा साइबर अटैक हुआ है, यानी कौन से मेथड का इस्तेमाल करा था और कैसे हैक किया था, उसका एक छोटा सा न्यूज़ आप डेली यहाँ पे शेयर करेंगे। तो उससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और जितने सुन रहे हैं उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। इन फ्यूचर कभी भी ऐसा होता है तो हम सबके माइंड में रहेगा कि ये जो चीज़ है किस तरह से हम अंजाम दे सकते हैं इस चीज़ को, या फिर कैसे उससे अंजाम दिया था, या फिर अगर हमारे साथ इस टाइप का अटैक होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते। नहीं सर, इट विल बी इंटरेस्टिंग। हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप लोगों को जानने का मिलेगा कि अलग अलग टाइप के अटैक्स होते हैं, क्या मेथड होता है, कैसे हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके। तो मंडे कल तो आपका हॉलीडे रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी आपकी, ठीक है। कल तो हॉलीडे है, तो मंडे से डेली हमने ये शेयर करना है, ठीक है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक वन पर्सन एक दिन बताएगा एंड सेकंड पर्सन सेकंड डे बताएगा, वो भी ओके है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक एक इंसान बताएगा, लेकिन वो क्या हो जाए ना, उसमें फिर क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा, उससे फिर हम उन्हीं की स्टोरी सुनने में लग जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, एक एक दिन रखते हैं, जैसे मंडे को सजदा बताएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ऐसे ट्यूसडे को जयंत, फिर वेडनेसडे को दास एंड थर्सडे को पवन, ठीक है। एंड फिर फ्राइडे को अभिनव बताएंगे कोई स्टोरी, और स्टोरी कुछ सच की होनी चाहिए, ऐसी नहीं फर्जी बना के ला रहे हो तुम लोग। हमारे घर के नेटवर्क को ऐसे हैक कर लिया है किसी ने, हमने ऐसे पकड़ लिया उसको, ऐसे कोई स्टोरी मत सुनाना मुझे, ठीक है। ठीक है, तो असली स्टोरी होनी चाहिए, पूरा आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में, उससे आपका अटैक का नॉलेज बढ़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन से अटैक्स हैं, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जितना रिसर्च करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, जितना नॉलेज बढ़ेगा आपका जो फंडामेंटल्स हैं, आपकी जो पकड़ है इस सब्जेक्ट में उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। अभी शायद कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा क्या टास्क दे रखा है यार, इतना बोरिंग है, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे ना, तब आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें रिमेंबर होंगी और आपको अच्छा लगेगा कि उस टाइम हमने जो पढ़ा आज काम आ रहा है। ओके जी सर। ठीक है। हैक्टिविस्ट कौन होते हैं? हैक्टिविस्ट इज समवन हु यूजेस हैकिंग टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। जो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कौन से ग्रुप की? ठीक है, जो किसी एक सोशल चेंज के लिए हैकिंग करते हैं, या फिर अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, जैसे बोलते हैं रॉबिनहुड। हाँ हाँ दबंग वाले नहीं, रॉबिनहुड पांडे, जो रॉबिनहुड था, हाँ ठीक है, अमीरों से लेना और गरीबों को देना, ठीक है। इस तरह से हैक्टिविस्ट ग्रुप इस तरीके से काम करता है, जिस किसी के साथ गलत होता है वो उसका बदला लेते हैं। जैसे अभी अमेरिका में हुआ था आई थिंक कहीं पे, तो एनोनिमस ग्रुप ने क्या करा था मुझे याद नहीं है, वो स्टोरी में भूल गया, उन्होंने पता नहीं क्या करा था, उसका अकाउंट हैक कर दिए थे एनोनिमस ने, या पता नहीं क्या किया था, किसी को याद हो तो शेयर करें। यूएसए में हुआ था हाल ही में। ओके, किसी को याद नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। बोला कि पता ही नहीं तो याद कैसे रहे? पता ही नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा हैकर्स कौन होते हैं, कितने टाइप के हैकर्स होते हैं। होप्स आपको समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नहीं। सबके डाउट्स क्लियर है हैकर्स एंड टाइप्स के? यस सर। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ अटैक, यानी कितने टाइप्स के अटैक होते हैं। इससे कई ज्यादा टाइप के भी होते हैं, लेकिन आज हम मेजर जो अटैक्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जितने भी अटैक आपको इसमें दिख रहे हैं ना, चाहे वो नेटवर्क थ्रेट्स हो,
एप्लीकेशन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, श्रिंक रैप हो, इनसाइडर, बॉटनेट, मोबाइल, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब के बारे में अलग से पूरा मॉड्यूल है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स अभी आपको दिख रहे हैं ना, ये अभी शॉर्ट में बताए गए हैं। आगे जाके इनका पूरा पर्टिकुलर मॉड्यूल है जहाँ पे हम समझेंगे कि ये नेटवर्क में जो अटैक होता है, पहले तो हम नेटवर्क का बेसिक जान लेंगे, नेटवर्क क्या है, उसमें जो चीजें काम कर रही हैं वो क्या है, देन नेटवर्क में हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं पूरा प्रैक्टिकल वे में, उसको हम आगे समझेंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसमें आपको दिया जाएगा। ओके ठीक है। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको, या आप सबको पता होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पता नहीं सर, बोलिए ना। ठीक है, दास आपको पता है? सर डेटा जो सर स्टोर किया जाता है सर क्लाउड, यहाँ पर सर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। बेसिकली सर्वर में डेटा स्टोर किया जाता है जहाँ पर ठीक आप होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जयंत? हाँ जयंत, क्लाउड कंप्यूटिंग बताइए। Same sir, like that said, all the data will be stored in the cloud type, like Google Drive होता है हमारा और OneDrive होता है। ओके ठीक है। From anywhere. हाँ जी, Data could be accessed from anywhere. एनीवेयर। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल में क्या होता है। अभी आप सब लोग अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में गूगल फोटोज चलाते होंगे। सच है, गूगल फोटोज का इस्तेमाल किया है? हाँ, जी सर। सर क्या है? तो गूगल फोटोज में आपने देखा होगा, आप एक बार अपना जो फोटोज है, पूरा गैलरी है, एक बार गूगल फोटोज पे स्टोर कर दो, तो जो आपके फिजिकल मोबाइल में जो भी डेटा है उसको आप डिलीट कर दोगे, तब भी वो चीजें गूगल फोटोज पे अवेलेबल मिलेंगी आपको। आईडी से लॉगिन करना होगा, है ना? तो वो क्या हुआ, रिमोट साइट पे, रिमोटली किसी लोकेशन पे कोई क्लाउड सर्वर है। अब क्लाउड सर्वर को एक लेमैन भाषा में अगर मैं बताऊं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्वर किसको बोलते हैं? क्लाउड सर्वर कुछ नहीं है, किसी दूसरे का कंप्यूटर है जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है, और मोस्टली लिनक्स सर्वर होते हैं। ठीक है, आप अपने घर से भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे सकते हो। बस उसके लिए क्या चाहिए, आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ चाहिए, और आपको क्या चाहिए, आपको 24/7 आपका सिस्टम रनिंग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसमें प्रोसेसर होना चाहिए। तो आपने घर से भी सर्वर बना के क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस दे सकते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, जैसे आपने वन ड्राइव देखा, या फिर गूगल ड्राइव है, या फिर MI ड्राइव। आई थिंक रेडमी के फोन में MI ड्राइव करके कुछ ऑप्शन आता था, ये आता है। MI क्लाउड है, MI क्लाउड है। हाँ, तो उसमें जो है सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्लाउड का मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ अपना डेटा स्टोर करो, कि अपने अपने फोटो, वीडियो, सॉन्ग, मूवीज, व्हाटएवर जो भी चीजें वो आपने शेयर कर दी, वो आपने सेव कर दी, और उसके बाद सिर्फ अपने डेटा शेयर करो, क्लाउड कंप्यूटिंग का रोल खत्म। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ स्टोरेज से लेके आप वहां पे पूरा अपना सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रन कर सकते हो। जैसे अभी आप जो अपने फिजिकल मशीन पे जो काम कर रहे हो ना, वो सारा काम आप क्लाउड पे कर सकते हो। लाइक आप वहां पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सर्विस और एप्लीकेशन। बिल्कुल आप जो भी अपना काम मेन मशीन पे कर रहे हो, वो सारा काम आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटर्स पे कर सकते हो। आप वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, आप वहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, आप कोई हाई एंड एप्लीकेशन चलानी हो, हाई एंड एप्लीकेशन बनानी हो, सॉफ्टवेयर बनाने हो, अलग अलग जो चीजें बिल्ड करनी हो, वो सारा काम आप किस पे कर सकते हो? क्लाउड पे कर सकते हो। गूगल क्लाउड इसका एग्जांपल है, अमेज़न क्लाउड इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड इसका एक एग्जांपल है। अब बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें आपको उसकी सर्विसेज खरीदनी पड़ती है। जैसे अमेज़न की अगर हम बात करते हैं, तो अमेज़न में बकेट्स मिलते हैं, जैसे S3 बकेट होता है। ठीक है, आपको अलग अलग जो भी आपके काम होते हैं, उस काम के हिसाब से बकेट्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर आपको फुल बैंडविड्थ चाहिए, जैसे आपने ऑनलाइन एक वेबसाइट है आपकी, वहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीपल वीडियोस होस्ट करनी है।
ठीक है, वहाँ उसके लिए तो आपको हाई बैंडविड्थ और अनलिमिटेड बैंडविड्थ चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप अमेजोन से कोई बकेट ले लोगे, फॉर एग्जांपल आपने S3 बकेट ले लिया, तो उसके नाम कैटेगरीज डिवाइड हैं। आपने ये वाला बकेट खरीदा, इसमें आपको मिलेगा 8 GB रैम और मिलेगी अनलिमिटेड बैंडविड्थ और मिलेगी SSD की जो सर्विस है वो मिलेगी। तो इस तरह से आप क्लाउड पे सिर्फ डेटा स्टोर करने के बजाय पूरा का पूरा कंप्यूटर भी शिफ्ट कर सकते हो अपना। मतलब आपको सिर्फ क्या चीज, आपने सिर्फ आपको उसकी सर्विस खरीदनी है और जो भी काम होंगे सब आप क्लाउड पे करोगे। जैसे क्लाउड का छोटा सा एग्जांपल अगर हम समझे तो जीमेल तो यूज करते हो आप लोग? हाँ सर। तो जो मेल होती है ना, मेल जीमेल Yes, होती है, वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना आप। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है जो मेल है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रखी है। मेल जब आप एक्सेस करते हो तो जो जीमेल का सर्वर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो होगा। क्लाउड कंप्यूटर क्या है, किसी और का, किसी और बंदे का कंप्यूटर ही और कुछ नहीं है, और मोस्टली दे आर लिनक्स सर्वर्स। तो जैसे जीमेल की सर्विस हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट उसका क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग में हर चीज़ होती है। अब ये तो हम समझ गए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में इतना बता ही दिया, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं आस पास सास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये कुछ सर्विसेज होते हैं। अगर एप्लीकेशन यूज करनी है तो उसके अलग सर्विसेज होते हैं। इस तरह से जो डिटेल में क्लाउड कंप्यूटिंग का भी अलग से टॉपिक है, तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग में समझेंगे। इनकी जो एप्लीकेशन एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस का मतलब क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उसके क्या खतरे हैं। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू इसका ले रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेड पर। क्लाउड कंप्यूटिंग के भी कुछ खतरे हो सकते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर एक क्लाउड पे इतनी ज्यादा चीजें होस्ट हो रही हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल रहा है, आपका पूरा का पूरा डेटा, पूरी मशीन आपकी क्लाउड पे ही चल रही है, तो क्या वहां पे कोई खतरा नहीं हो सकता है? डेफिनेटली वहां खतरा हो सकता है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हैं, ये कुछ आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। ये क्या है? क्लाउड के कुछ थ्रेट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? In the cloud computing environment, a major threat to cloud security is a single data breach. अब इसका मतलब क्या हुआ? For example, अब आपने क्लाउड की सर्विस ले रखी है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मैंने क्लाउड की सर्विस ले रखी है, और वो जो सर्विस है मैंने आप सबको बांट रखी है। उसमें आपका भी अकाउंट है, उसमें सजदा का भी अकाउंट है, उसमें दास का भी अकाउंट है, उसमें जयंत का भी अकाउंट है, उसमें अभिषेक एंड क्या नाम, पवन का भी अकाउंट है। ठीक है, 1 सेकेंड में पानी पी लूं। हेलो, Yes, sir. यस। ठीक है, तो हमने एक सर्विस ले रखी है क्लाउड की, तो उसमें क्या हुआ, अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं मैंने। लाइक सजदा का ये अकाउंट है, वो इस अकाउंट से एक्सेस कर सकती है हमारे जो क्लाउड सर्विस है, एंड जयंत, दास, इससे आप सब लोग इस अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें क्या हुआ, सजदा का जो अकाउंट था वो किसी तरीके से या किसी न किसी वजह से किसी हैकर ने एक्सेस कर लिया, और वो आपके अकाउंट के थ्रू हमारे उसमें घुस सकता है, जो हमारा नेटवर्क है क्लाउड का, वो उसमें घुस सकता है। तो एक सिंगल डेटा ब्रीच पूरे के पूरे क्लाउड को खतरे में डाल सकता है। जैसे कल हमने डेजी चेनिंग पढ़ा था ना, याद है Yes, sir. डेजी चेनिंग? तो एक सिंगल, अगर पूरा नेटवर्क करता है, एक सिंगल कंप्यूटर में अगर कोई वल्नरेबिलिटी आई, तो उस सिंगल कंप्यूटर की वजह से पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। इसी तरीके से क्लाउड में भी है, एक सिंगल डेटा ब्रीच आपका पूरा का पूरा जो क्लाउड की सर्विस है उसको डाउन कर सकता है। जैसे अगर हम क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें अलग अलग सर्विसेज आएंगी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कौन सा क्लाउड की सर्विस लेनी चाहिए। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने एक सर्विस ले रखी है और हर कोई अपने अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर रहा है, अगर एक सिंगल अकाउंट में कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्या वो पूरे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, जो पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है आपकी, क्या वो उसके लिए खतरा नहीं है? हाँ, खतरा तो है जी सर। सर। ठीक है ना, पहला तो थ्रेट यही हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, एडिशनली इट अलाउज द हैकर टू फर्दर हैव एक्सेस टू रिकॉर्ड्स व्हिच अलाउज द हैकर टू हैव एक्सेस टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स ओवर द क्लाउड। इट इज एक्सट्रीमली वर्स्ट सिचुएशन वेयर compromising of single entity leads to compromise multiple records. ये समझ गए आप? ये सर। सेकंड इज, जी सर। एक ही की आवाज आ रही है अभी?
Yes, sir. सेकेंड Yes, है sir. डेटा लॉस। ठीक है, डेटा लॉस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोटेंशियल थ्रेट्स दैट इज vulnerable to cloud security as well. Data loss may be due to intended or accidentally means be large scale or small scale. However, massive data loss is catastrophic and costly. अगर क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हो आप और मेन क्लाउड का जो आप जिससे भी सर्विस ले रखी है, अगर उसी से डेटा लॉस हो गया तो, और उसने कोई बैकअप भी नहीं रखा तो उस केस में आप क्या करोगे? आपकी डेटा की सिक्योरिटी है, आपने तो पूरा मत्थे मार दिया जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसके, भाई तू संभाल, हमारा डेटा हम नहीं जानते। इसीलिए हमेशा जो भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, इस जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ इसको मैं तीनों पॉइंट में कवर करता हूँ। हमेशा कोई भी चीज, अगर आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कभी भी उसको क्लाउड पे अपलोड ना करें। कोई भी आपका डेटा हो, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, जो आपके इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हो, उसको कभी भी क्लाउड पे अपलोड ना करें। इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, जो ऑफलाइन मीडियम है, लाइक आपका पेन ड्राइव है, आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, उसमें आप स्टोर करें। ना कि आप जो इम्पोर्टेंट डेटा है ये समझ के कि क्लाउड तो बहुत सिक्योर है, क्लाउड का तो पता ही नहीं है क्लाउड सर्वर है कहाँ पे, और क्लाउड में तो इतना बिग का फायरवॉल लगा होता है जो वहाँ पे उनके सर्वर्स होते हैं, तो वो तो हैक ही नहीं हो सकता है। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि वो आसमानों में कहीं पे सर्वर लगा रखे हैं। क्लाउड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसकी वो सर्विस कहीं ना कहीं से एक्सेस कर रहा है ना, वो जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं पे तो है क्लाउड उनका सर्वर। तो यानी कि जैसे हमने कल बात करी थी, कोई भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं होती एंड कोई भी वर्नेबिलिटी छोटी नहीं होती। ठीक है, तो कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स क्लाउड पे अपलोड ना करें। और अभी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि क्लाउड सिक्योर नहीं है, मैं अभी आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि क्लाउड सिक्योर क्यों नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले हम छोटा सा 2-3 पॉइंट रहते हैं, उनको ही बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा है, अनदर मेजर थ्रेट टू क्लाउड कंप्यूटिंग इज द हाईजैकिंग ऑफ अकाउंट ओवर क्लाउड एंड सर्विसेज। Application running on a cloud having software flaws, weak encryption, loopholes and vulnerabilities allows intruder to control. ठीक है, होप्स आपको समझ आ चुका होगा। फिर आता है लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, इनसिक्योर एपीआई, डिनायल ऑफ सर्विसेज एंड मैलिशियस इनसाइडर्स। इनसिक्योर एपीआई का यहाँ पे क्या मतलब होता है? एपीआई समझते हैं आप लोग? एक्चुअल प्रोटोकॉल। आप लोगों में से प्रोग्रामिंग किस किस को आती है? प्रोग्रामिंग सजदा को आती है आई थिंक। हाँ सर। तो आपको पता होगा एपीआई क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता? तुमको तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है? नहीं सर, सिर्फ पाइथन, सी और HTML और CSS आता है और C++। अच्छा, जयंत क्या होता है एपीआई? प्रोग्रामिंग इंटरफेस सर। बिल्कुल, ये क्या काम करता है? एपीआई का यूज क्यों करते हैं सर? ये यूजर को इंटरफेस का जो बनाता ना सर, फ्रंट एंड, मींस इट हेल्प्स द यूजर टू यूज दैट सॉफ्टवेयर इन द ग्राफिकल वे। बिल्कुल ठीक है। जनरली प्रोग्रामर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एपीआई का इस्तेमाल ज़्यादातर हम क्यों करते हैं? किसी भी दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में इंटरेक्शन कराने के लिए। जैसे आपका कोई वेबसाइट है, ठीक है, सुनाई देगी आपको? हेलो, हाँ सर। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो यार? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दिया करो ना, हाँ हूँ, यस नो, कुछ तो बोला करो। मुझे ऐसे चुप रह के पढ़ाने की आदत नहीं है ना कि मैं बोलता रहूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे फीडबैक दिया करो। हाँ, अब जैसे आपकी वेबसाइट होती है ना, तो आपकी वेबसाइट में अगर आपने क्या करा, एक लॉगिन साइन अप का आपने एक टैब लगा रखा है। अब जैसे ही कोई साइन अप पे क्लिक करता है तो वहाँ पे वो ऑप्शन मांगता है कि आपका नेम ये है, जो चीज़ें हैं, प्लान चीज़ें हैं। तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आप गूगल साइन अप लगा दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गूगल की एपीआई वहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट अलग चीज़ हो गई और जो गूगल का आप साइन अप लगाना चाह रहे हैं वो अलग चीज़ हो गई। तो वहाँ पे गूगल की एपीआई का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एपीआई क्या करता है? दो अलग प्रोग्राम्स के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम करता है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, इससे आप रिलेट करिएगा कि एपीआई में क्या बोलना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा उसको रिलेट करिए। आप टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं ना? हेलो, तो आप जहाँ पे टच कर रहे हो, आपने कैमरे पे टच करा, कैमरा खुल गया। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे कोई चीज तो होगी जो उससे इंटरेक्ट करा रही है। जैसे हम लिनक्स में बात करते हैं ना, कर्नल होता है और शेल होता है।
आप जो कॉल देते हो वो शेल कर्नल के पास जाता है, वहां से फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उसको बताता है, देन शेल आगे फॉरवर्ड करता है। तो कर्नल शेल का रोल होता है। तो इस तरह से एपीआई का रोल होता है। एपीआई दो प्रोग्राम्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन कराने का काम करता है, ठीक है। बैकएंड में क्या हो रहा है वो यूजर को नहीं पता चलता। यूजर को सिर्फ क्या दिखता है, यूआई दिखता है, ठीक है। जो यूजर इंटरफेस होता है सिर्फ वो दिखाई देता है। बैकएंड में क्या चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। Yes, sir. फिर होता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डॉस अटैक जिसको हम बोलते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस डॉस, फ्लिपकार्ट पे हाल ही में डॉस अटैक हुआ था। अब मैं सब चीज हाल ही में आदत पड़ गई बोलने की, हालांकि बहुत पहले हुआ था। तो डॉस अटैक हुआ था, सुना था आपने, फ्लिपकार्ट पे हुआ था। नहीं सर। एक होता है डॉस अटैक और एक होता है डीडॉस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब जब हम सिंगल सिस्टम का कोई भी सिंगल सिस्टम है उसमें कोई भी पर्टिकुलर सर्विस चल रही है और हम उस सिस्टम पे इतनी रिक्वेस्ट डालते हैं। हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, वेट। हेलो, अब क्लियर है? हाँ सर। अब सही आ रही है? ओके, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था? डीडोस अटैक। हाँ, डीडोस। अब आपका एक सिस्टम है, आपके सिस्टम पे एक सर्विस चल रही है और मैं आपके सिस्टम पे क्या डालता हूँ, उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। तो क्या आपका सिस्टम उस कंडीशन में वर्क करेगा? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डाउन हो जाएगा। अब एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो आपको एक क्लिक में समझ में आ जाएगा कि डॉस और डीडॉस में क्या फर्क है। ये तो बात हो गई कि एक सिस्टम से रिक्वेस्ट गई, आपका जो पर्सनल सिस्टम था वो डाउन हो गया। अब कभी आप लोगों का 10th और 12th का रिजल्ट आया होगा, आया ना? हाँ सर। तो आपने देखा होगा कई बार, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डीडॉस नहीं होता वो, ठीक है। जब आपने अपना रिजल्ट आया होगा आपका, तो आपने कई बार साइट अगर कभी खोली होगी तो आप लोगों के शायद किसी का ये जरूर हुआ होगा, वो साइट डाउन हो गई होगी। हाँ सर। जी सर। होता है ना, वो दिखाता है कि परमानेंटली साइट इज डाउन और सर्वर इज डाउन। सर्वर डाउन से याद है, एसबीआई वालों तक बहुत होता है सर्वर डाउन। उनके बैंक में चले जाओ, उनके हमेशा सर्वर डाउन, उनका सर्वर डाउन रहता है। पता नहीं कौन से सर्वर प्रोवाइडर से उन्होंने सर्विस ले रखी है। पवन जी जरा देखिएगा कौन से सर्वर हैं जो हमेशा अप ही नहीं हो पा रहे हैं कभी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक ही टाइम पूरे स्टेट के, पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर साइट को विजिट करते हैं। तो क्या होता है, जब इतना सारा रिक्वेस्ट, इतना सारा ट्रैफिक एक ही साइट पे आता है तो उनका सर्वर इतना लोड ले नहीं पाता है, ठीक है। अब लोड बैलेंसर पे कितने वक्त तक काम करेगा वो भी बैठ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिकली उसमें पूरा सर्वर डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं डीडॉस। हेलो, आपकी आवाज फिर से बहुत डिस्टरबेंस ज्यादा है या अभी हो रहा है क्या, शुरू से हो रहा है आपको? डिस्टरबेंस अभी स्टार्टिंग से ही, बट अभी कुछ ज्यादा है। ओके, राइट। हेलो, हाँ सर। अब सही है? अभी एकदम हाँ क्लियर है। बहुत सही है। अब से एकदम क्लियर सर। अब सही है। तो अब गाना गा के सुनाता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? क्लियर आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यस सर, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ। और वैसे मैंने आज अप्लाई कर दिया रेडियो जॉकी के लिए, तो शायद अब 1 महीने के बाद मैं तुमको ना पढ़ाऊँ। जयंत, जयंत को कुछ याद आया होगा? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे डीडॉस की। तो अगर एक ही टाइम पे इतने सारे रिक्वेस्ट जाएंगे किसी सिस्टम तो पे क्या होगा, जो उनका मेन सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। जी सर। एंड थर्ड है मैलिशियस इनसाइडर्स। अब इसके रिलेटेड जयंत ने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर हमारा इंट्रानेट चल रहा है तब कोई इसको कैसे हैक करेगा? जयंत, याद आया? हाँ सर। तो ये होता है मैलिशियस इनसाइडर्स। मैंने कल बताया था ना, एक इनसाइडर्स का रोल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ सर। तो वो ये मैलिशियस इनसाइडर है।
अब आप ये सोचिए जयंत कि आप एक क्लाउड सर्विस की एक कंपनी चला रहे हैं। अब आप मल्टीपल लोगों को क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाउड की। अब आपकी कंपनी में अभिनव काम कर रहा है। अब आपने अभिनव को भाई लताड़ दिया, डांट दिया, बिल्कुल बोल गए काम करना नहीं आता है तो भाग यहाँ से, ठीक है। अब ये इसमें क्या हुआ भाई, इसको गुस्सा आ गया। अब इसको सब पता है कि आपकी कंपनी के लूप होल्स कहाँ पे हैं, यानी कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लूप होल कहाँ कहाँ हैं। तो वो क्या करेगा, मुझे आके बता देगा भाई इनकी कंपनी का ऐसा कर लो तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्या होता है, मेलिशियस इंसाइडर, जो कि घर का भेदी लंका ढाई वाली बात होती है, ठीक है ना। क्योंकि विभीषण ने बताया था ना कि रावण कैसे मरेगा, हाँ हाँ सर। ठीक है। तो वो होते हैं हाँ मेलिशियस सर। इंसाइडर्स, क्योंकि अंदर का ही कोई बंदा जब इंफॉर्मेशन लीक कर दे तो आप कितनी सिक्योरिटी लगाओगे अपने नेटवर्क में, है ना। तो वो होते हैं हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रेट्स। अब आगे मैं आपको बताता हूँ वो न्यूज़ जो कि ये बता देती है कि क्लाउड बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। थोड़ा सा इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ना। वेयर वो न्यूज़ है कहाँ भाई, ये तो कोई दीदी आ गई, वेट। ओके ओके ओके, वेट, यहाँ पे है न्यूज़। आज मैंने रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, ज़रा इस न्यूज़ को पढ़िए। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर। दे दे तो बोलो नहीं ना, सर। कैसे पढ़ें, तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार। आप दिखाई दे रहा है? हाँ नो। सर। जी सर। हाँ, सजा झूठ मत बोलो यार, दिखाई तो दे रहा है। से पहले नहीं देखा था आप। अच्छा ठीक। हाँ पढ़ो जरा न्यूज़ को। ओके पढ़ो। दासने का ये रहा इमेज, अब मत बोलो नहीं दिखाई दे रहा। और न्यूज़ देखो कब की है। जून तक 2020, हम्म, जुलाई अगस्त 2 महीने का सर। बिल्कुल। जब पढ़ लो तो मुझे बताना इसका क्या रिस्पॉन्स है। डेटा ब्रीच ड्यूरिंग कोविड-19। बिल्कुल। तो क्लाउड भी सिक्योर नहीं है। तो वो लोग जो बोलते हैं क्लाउड की सर्विस ले लो, आपका डेटा तो फुली सिक्योर हम करके देंगे, तो कोई भी चीज़ नहीं है जैन, जैसे हमने कल बात करी थी, कोई भी चीज़ सिक्योरिटी किसी की भी फुल प्रूफ नहीं है, हर चीज़ वर्नेबल है। जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो गई समझ लो वर्नेबल हो गई, और जो भी चीज़ पब्लिकली अवेलेबल हो गई समझ लो वो डाउनलोड हो गई। अमेजोन जैसे बड़े बड़े जाइंट, ठीक है, टेक जाइंट जिनको हम बोलते हैं, आई थिंक यही बोलते हैं ना, मैं गलत नहीं होता, टेक जाइंट। हेलो। यस सर। हाँ टेक जाइंट बोलते हैं ना जी उनको। सर। हाँ। तो अमेजोन जैसे, नेटफ्लिक्स जैसे जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, जब वो अपनी पायरेसी नहीं रोक पाए, ठीक है, तो क्या चीज़ सिक्योर है। लाइक नेटफ्लिक्स अपने उस पर इतना इतना पायरेसी रखता है कि आप उसके नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल तो करते होंगे आप लोग, नो। नहीं सर। नहीं नहीं सर, करते, नहीं करते। नहीं सर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं करता हूँ। तो नेटफ्लिक्स से जब कभी आप वीडियो देखते हो ना, आप कभी भी नेटफ्लिक्स से वीडियो देखते हुए स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, यस सर, जियो है ना। वैसे पूछे। तो उसमें क्या होता है, पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, आप कभी स्क्रीनशॉट तक नहीं ले सकते हो उसका। अगर नेटफ्लिक्स आपने ओपन कर अच्छा, रखा है, चला चला भी नहीं हॉटस्टार में भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप स्क्रीनशॉट तक नहीं ले सकते हो, पूरा ब्लैक स्क्रीन आ जाता है। और हॉटस्टार में भी ऐसा होता है कि अगर आपने, इससे कई लोग आईडीएम का इस्तेमाल करते हैं ना चीज़ें डाउनलोड करने के लिए। हेलो। जी सर। जी सर। ये किसी की आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो। हेलो। हाँ यस सर। सर। मुझे आवाज़ नहीं आ रही किसी की। जी सर हेलो। बोलिए। हाँ 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 आवाज़ सर बोल। आ रही है, आ रही है। ठीक है हाँ।
तो हॉटस्टार से जैसे कई लोग आप लोग आईडीएम का इस्तेमाल करते होंगे ना वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए, तो हॉटस्टार से जब कभी भी आप डाउनलोड करोगे ना, आपने वहाँ से लिंक लिया और आईडीएम नोट को उठाया, लेकिन कभी वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा हॉटस्टार की वीडियो। वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स में सेशन की लगा के रखते हैं। आप एक टाइम पे एक ही सेशन क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको वापस से उसका लिंक चाहिए तो वापस सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब भी इतना पायरेसी रखने के बाद भी आपको पता है नेटफ्लिक्स की वीडियो फ्रीली अवेलेबल रहती है। आप टोरेंट पे जाओगे, अब मूवीज इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जी जो भी सर। चीज़ पब्लिकली अवेलेबल है उस चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोबाइल Yes, थ्रेड्स के हाँ बारे में, सर। ठीक है। तो मोबाइल थ्रेड्स में जो जो खतरे होते हैं, मोबाइल के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो कह रहा हूँ कि एक मॉड्यूल है, तो उसमें हम बात करेंगे। अभी आपको छोटा सा इंट्रो दे रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। पहला है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? हाँ सर। दूसरा जी सर। अनसिक्योर्ड यस वाईफाई, थर्ड इज नेटवर्क स्पूफिंग, फोर्थ इज फिशिंग अटैक्स एंड फिफ्थ इज स्पाईवेयर। अब इन सब को सम अप करूँ तो अगर मैं वो ये बनेगा कि आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे फ्री वाईफाई मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे, या आप हाँ सर। एयरपोर्ट जाइए, जी सर। एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई मिलते हैं, हॉस्पिटल से मिलते हैं, ठीक है। अब हाँ कई बार वहाँ पे क्या हाँ होता सर। है, फ्री वाईफाई के क्या बोलेंगे, फ्री वाईफाई की जगह कई बार जो हैकर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नेटवर्क जनरेट कर अपना नेटवर्क बना देते हैं उसी के नाम पे। तो पोर्ट वहाँ टू पे पोर्ट। क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, उनको लगता है अच्छा यहाँ पे इंडियन रेलवेज लिखा है, अच्छा तो फ्री इंडियन रेलवे का ही होगा, और वो उस अनसिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो उस अनसिक्योर्ड वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने सिस्टम पे क्या सर्व कर रहे हैं, क्या आपने मोबाइल पे क्या डेटा आप जनरेट कर रहे हैं, वो सभी वो देख पाएगी। और सब इसीलिए कहते हैं कभी भी ओपन वाईफाई पे या अनसिक्योर्ड वाईफाई पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कभी कनेक्ट ना करें, एंड सेकेंड बात, अगर कभी कनेक्ट कर भी लिया तो कभी भी उससे कोई ट्रांजैक्शन मत करिए। कभी भी, कभी भी आप अगर ओपन वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे कभी भी अपनी ट्रांजैक्शन नहीं करिए, और ना ही कभी उसमें अपनी जो मोबाइल के नेट बैंकिंग साइट्स हैं उसको भी ओपन करिए, ठीक है। इस तरह से जो नेटवर्क स्पूफिंग, स्पूफ मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हम आगे बात करेंगे कि फिशिंग अटैक्स हो गया, डेटा लीकेज किस तरह से होती है मोबाइल में से, स्पाईवेयर्स किस तरह से आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो सकते हैं। ऐसे कल हमने बात करी थी व्हाट्सएप में जो आपको आता है क्लिक ऑन दिस लिंक कि सेल चल रहा है क्लिक कर लो, तो जैसे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में बैकएंड में एक स्पाईवेयर डाउनलोड हो जाता है, एंड आप जो भी की हिट कर रहे हो वो सबको रिकॉर्ड कर रहा है, जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। वो स्पाईवेयर्स का काम होता है। स्पाई मतलब होता है ना जासूसी करना, हाँ तो जी सर। स्पाई मतलब जासूसी, एंड वेयर मतलब सॉफ्टवेयर से जो वेयर आया है, इनकी जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। जी जी सर। इस तरह से इनसाइडर अटैक जो हमने बात करा। अब जैसे यहाँ पे एक लेडी है जो प्रेजेंटेशन दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बंदा है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, पूरे सुन रहा है, ठीक है। ये अंदर का एक बंदा है जो बैठा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रही है, और यहीं पे एक बंदा बैठा हुआ है इनकी पूरी मीटिंग में जो सारी इन्फॉर्मेशन सुन रहा है और सब रिकॉर्ड करके भेज रहा है बाहर। वो कहलाता है इनसाइडर अटैक, ओके। जी सर। जी सर। इनसाइडर अटैक के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या फिर क्या इम्पैक्ट उस चीज़ का हो सकता है, वो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा। डेटा लीकेज या इन्फॉर्मेशन थ्रेट से आपके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इनसाइडर कैन एक्सेस, जो आपके कंपनी में काम कर रहा है वो क्या एक्सेस कर सकता है, आपके नेटवर्क रिसोर्सेज, आपके स्टोरेज डिवाइसेस, आपके ईमेल कम्युनिकेशन, आपके रिमूवल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। एंड क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉस ऑफ एसेट्स, लीगल लाइबिलिटीज, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फाइनेंशियल लॉस। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इससे मुझे एक और स्टोरी आप तो नहीं बोलेंगे, एक इंसिडेंट हुआ था कुछ टाइम पहले। एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप थी, तो उसका एक इंसिडेंट किसी को पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप थी जहाँ पे क्या होते थे, जो मैरिड कपल्स होते थे ना, वो एक दूसरे को हाँ डेट करते थे, जी सर। मतलब मैरिड अब आपस में तो नहीं करेंगे, दूसरों के कपल्स के साथ डेट करते थे, ठीक है। तो इस टाइप की डेटिंग ऐप थी। अब हुआ क्या,
अब थोड़ा सा तो अजीब लगेगा सुनने में, बट ये ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। तो अब हुआ हाँ क्या, इस डेटिंग ऐप को किसी हैकर ने हैक कर लिया। उसका पूरा जो चीज़ें थी जब हैक कर लिया, उसने क्या करा, जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर थी वो सब उसने पब्लिकली रिवील कर दी। में उसमें जिसकी भी प्राइवेट फ़ोटोज़ थी, उसमें जिसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी चीज़ें थी सब उसने अवेलेबल कर दी पब्लिकली। और उसमें ना जाने कितने हज़ारों लोगों का, उन लोगों ने क्या करा, सुसाइड कर लिया। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कोई जब डेटा ब्रीच होता है तो उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों से जी किसी के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ है फाइनेंशियल जी लॉस। सर। इस तरह से कोई भी जब पॉइंट दिखेगा और मेरे दिमाग में अगर कोई इंसिडेंट रहेगा तो आपसे शेयर करता रहूँगा, नॉलेज बढ़ेगा इससे आपका, ओके। ठीक है। एंड थेफ्ट इन्फॉर्मेशन कैन सेंड टू, वो इन्फॉर्मेशन जो उसने चुराई वो किसको भेज सकता है, वो आउटसाइडर को भेज सकता है, कब कॉम्पिटिटर्स को भेज सकता है, रेगुलेटर्स को भेज सकता है, मीडिया, प्रेस को। कई लोग होते हैं जो अंदर की इन्फॉर्मेशन निकाल के बाहर सेंड कर देते हैं ताकि इसका जो नाम है मार्केट में वो कम हो जाए, या उसको पैसे मिल जाएं, या बदला लेना है वो कर ले, ठीक है ना। इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसीलिए चुराई जाती है। ये सब पूरा इस चार्ट में आप दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना आज क्लास में, जयंत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ जयंत, इसको ना आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में ताकि सबको अवेलेबल रहे। हाँ सर, वो ऑटो हो जाता है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, तो इसमें आप कर दीजिए। ठीक सर है। सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर मीडिया मेनली सर सब सेलिब्रिटी का या किसी का नंबर गेन एक्सेस करता है, सबका नंबर जानता है सर, कैसे जानता है सर नंबर? उनकी ना पीआर टीम होती है। पीआर टीम के बारे में सुना है आपने? पब्लिक रिलेशन। उनका टीम होता है। तो बेसिकली उनका पर्सनल नंबर तो नहीं वो लेते हैं, उनका पीआर टीम का नंबर मिल जाता है, तो उनके थ्रू वो कांटेक्ट करते हैं। अब ऐसे पर्सनल नंबर तो कोई नहीं देता है ना किसी को। जी सर। हाँ, तो उनके थ्रू नंबर, आपको क्या करना है वैसे, ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपने? सर ऐसे ही सर। कौन, मुझे लगा कि बात करनी है शायद आपको भी जानना है कि नहीं नहीं सर। कैसे चुराऊं मैं। सर विजय चक्रवर्ती से ये बात तो नहीं करनी? नहीं सर। आपने क्यों मारा? ठीक। अच्छा, तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम इनसाइडर अटैक तक बात कर रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द क्लास वी विल कवर ऑन मंडे। ओके, तो किसी के कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो पूछ सकता है। जयंत, नहीं सर, दास, आपके क्वेश्चन है? हेलो हाँ दास। सर, है सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा सर कालीनिनस जो डाउनलोड नहीं हो रहा उस रिलेटेड है सर। हाँ है? सर, हुआ सर। बहुत बहुत लड़ाई किया सर, 3 दिन से लड़ाई के बाद हो गया सर। लड़ाई किया किससे? इंस्टॉल हो गया सर, लेकिन काली से? सर कालीनिनस से अच्छा से इंस्टॉल हुआ तो अटक जाता है, नहीं होता था, हो गया सर इंस्टॉल। अच्छा, तो लेकिन सर वो कैसे चलाता है सर, मैं नहीं जानता सर। मुझे तो लग रहा है आप हमारी टीम से भी लड़ाई कर रहे हो, लेकिन डेली यूट्यूब आता है। बोलते हैं हाँ कि सर। दास दास बहुत परेशान है सर, दास की प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए। डेली शाम को मुझे अपडेट मिलता है हाँ कि सर। दास का ये प्रॉब्लम हुआ सर, इसको देखिए कैसे होगा। अब उनको बेचारों को नहीं पता टेक्निकल का कुछ कैसे होगा, वो परेशान हो जाते हैं, यार ये होगा कैसे, ये दास पूछ क्या रहा है। हाँ सर सर, सही कहा ठीक है, सर। मैं आपको बता देता हूँ, उन लोगों को नहीं पता कि टेक्निकल का ये चीज़ें कैसी हैं। तो मैंने उनको यही बोल रखा है, मैंने कहा कोई भी पूछता है तो उनको बोलो टेलीग्राम पे ज्वाइन करे। वहाँ पे हमने अपने जो बाउंसर्स लोग हैं बिठा रखे हैं इस काम के लिए। वो जो भी पूछता है उसका वो क्वेरी ओके कर सर। सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका था ना, आपने जो मेरे को स्क्रीनशॉट मिला था आपका, उसमें आपको जीनोम सेलेक्ट करना हाँ था। सर। हाँ सर। हाँ, जो कालिनिस का जो सर जीनोम नहीं सिलेक्ट किया सर, लास्ट वाला सिलेक्ट किया सर। अच्छा लास्ट का, ठीक है, सर बाकी जीनोम सेलेक्ट करोगे तो वो सही चलेगा। और बाकी जो जो भी तो फिर से इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। मैं समझा नहीं था आप उसको इंस्टॉलेशन कैसे कर रहे थे, और ये कौन सा वर्जन था काली का जो सर सर ये 2020.2 का सर। 20.2 का? हाँ सर। ओके,
ठीक है। काली का और नया सर मैं वर्जन वो आया तो हाँ 0.3। हाँ सर 3 भी आ गया सर, 0.3 भी आ गया सर। हम्म। ठीक है, तो अभी तो उसका सर टेंशन मत लीजिए। बूटेबल, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर बूटेबल पेन ड्राइव एक मैकेनिक के पास मैं जो मैकेनिक है सर उसके पास गया सर, मैं बूटेबल पेन ड्राइव लिया सर, कैसे करते हैं मैं नहीं जानता था, वो हेल्प किया सर मुझे, पर बूटेबल फिर मुझे पेन इंस्टॉल ड्राइव लिया? सर। हाँ सर वो कर दिया सर, मैं नहीं जानता था कैसे बूट करते हैं पेन ड्राइव आप को सर। मास्टर सीनियरिटी के स्टूडेंट हो, आप लोग जा रहे हो किसी के पास मदद मांगने? आपको खुद करना चाहिए। वो रूफस में कर सकते हैं ना सर मेरा बूटेबल। नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। सिंपल जाओ, मैंने एक वीडियो बना रखा है किस तरह से बूटेबल बनाते हैं पेन ड्राइव को। रूफस। और बाकी रूफूस बहुत बहुत ईजी है रूफूस, तो उसमें जाओ आप सिर्फ प्लग एंड प्ले करो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें बस सेलेक्ट करो आपका कौन सा पेन ड्राइव है, आईएसओ इमेज सेलेक्ट करो, एंड कौन सा आपका एमबीआर पार्टीशन है या फिर जीपीटी पार्टीशन, उसको सेलेक्ट करो एंड सिंपल हो जाएगा। ज़्यादा कुछ उसमें हेडेक वाली बात नहीं है। ओके सर। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं। सजदा एंड पवन, आपके कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एंड अभिनव? मेरा नो सिर्फ सर। एक क्वेश्चन है। अभिनव बोल रहे हो? पवन पवन बात कर रहा पवन, हूँ। ठीक है। जैसे अभी अपना अभी क्लास में स्टार्टिंग में बोला था कि इसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे थोड़ा पकड़ होना चाहिए। हाँ हाँ। सो आई जस्ट वांट टू नो इसमें जो प्रोग्रामिंग है मतलब कौन सी लैंग्वेज बेटर रहती है, लाइक अगर पाइथन, हाँ सी बिल्कुल, प्लस अगर आप प्लस? पेनिट्रेशन से लेना, अगर आपको पेनिट्रेशन के लिए करना है ना, तो एक आता है पाइथन फॉर पेनिट्रेशन एंड जावास्क्रिप्ट फॉर पेनिट्रेशन, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो उससे। सो पाइथन फॉर पेनिट्रेशन और पाइथन अलग और अलग, अलग अलग? ओके ओके, अलग अलग। ठीक है ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे मंडे को, ठीक है? सर ये रेड एंड ब्लू टीम बताया था ना आपने, हाँ हाँ। तो सारा आईटी कंपनी में होता है, नहीं तो कुछ ओनली नेटवर्किंग रिलेटेड लाइक सिस्को में है तो होता है, नहीं तो आईबीएम में होता है, ऐसे नहीं, जितनी मेजर सिक्योरिटी कंपनीज हैं, या फिर वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में ये टीम अपॉइंट करी या नहीं करी है। बेसिकली वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए और अपनी कंपनी की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है उसको देखने के लिए बनाई जाती है कि जो रेड टीम्स है वो अटैक करेगा, ब्लू टीम्स उसको डिफेंड करेगा, इस तरीके से। तो इसका कुछ सीआई से मतलब है सर, लाइक वेदर इट्स रिलेटेड टू सीआई, CIA, हाँ बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। वो यही देखता है कि आपका जो पूरा CIA ट्रायंगल है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू। हम मिलते हैं फिर मंडे को। सर थैंक ओके, यू सर, जैसे मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ, गुड टिल नाइट देन सर। गुड बाय, गुड नाइट।